दोस्तों जय हिंद। लेक्चर में स्वागत है। वेक्टर्स चल रहा है, टॉपिक बड़ा मज़ेदार। लास्ट जाते जाते हमने पोजीशन वेक्टर देखा था। आज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हम जानेंगे आज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, हम हेडिंग देते हैं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। धीरे धीरे समझते जाओगे। पहले हेडिंग लगाते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, पहले मैं शॉर्टकट बताऊंगा, फिर असली रास्ता बताएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आती है। कि मान लिया कि कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो हम हमेशा ऐसा नहीं निकालेंगे। कोई बॉडी दिखाओगे, फिर इसके ऊपर कोई आदमी इसको खींच रहा है, इसको ऐसे खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से। हमने कहा कि कोई वेक्टर है, एरो से दिखा देंगे इसको। ये पूरी सिचुएशन को, किसी ब्लॉक को कोई आदमी 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और हॉरिजॉन्टल के साथ वो रस्सी का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, इस आदमी को मैं थोड़ा क्लियर बता दूं ताकि एक बार तुम इसका ये फील ले लो। राइट, ये आदमी है, क्या कर रहा है, ये रस्सी से इस ब्लॉक को खींच रहा है। कितने एंगल पे खींच रहा है ब्लॉक को? 30 डिग्री एंगल से। कितना फोर्स लगा रहा है? 5 न्यूटन का। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। या कोई गाड़ी है भाई साहब, कोई गाड़ी जा रही है इधर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो ये सभी रियल लाइफ सिचुएशन हम एक एरो से दिखा देते हैं ना, बस ये बात समझ लेना। ठीक है, आ गए हम रास्ते पे। लेट्स से कि कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे आज। एग्जैक्टली जो लॉज ऑफ मोशन में हम यूज़ करते हैं ना, ब्लॉक वाले, वेज वाले, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, सभी यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, सभी चीज़ें नई होंगी तुम लोगों के लिए, तो बड़ा इंटरेस्ट से इसे पढ़ना मेरे साथ। ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है। हर बार दिमाग में इतनी इंटरेस्ट से चीज़ें जाती नहीं है। राइट, सो हमें यहाँ पे पूछा क्या है, हेडिंग हमने दिया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। 5 न्यूटन का एक वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 30 डिग्री। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, इस वेक्टर को ना काटना पड़ता है। काटना पड़ता है, ये तो रफ कह दिया मैंने। एक्चुअल में हमें करना क्या पड़ता है, इसके दो कंपोनेंट्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर रिकॉल करो तो हमने पहले पार्ट में क्या किया था, हमारे पास दो कंपोनेंट दिए गए थे। राइट, कि लेट्स से कि कोई वेक्टर है P, हमने लिखा था 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर। फील ले लो थोड़ा, सुनो बच्चों। तो हम कहते कि हाँ, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 2, सो एक्स एक्सिस में 2 यूनिट का वेक्टर ड्रॉ करो, वाई एक्सिस में 3 यूनिट का वेक्टर ड्रॉ करेंगे। और हमने कहा था कि इसका जो फाइनल आंसर है, दो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं लेट से, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो इसके बीच में आएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे ये एंगल वगैरह निकाला था। अभी सिचुएशन उल्टी कर दी है, हमें एक ही वेक्टर दिया है कि मान लो ये रिजल्टेंट दिया है हमें, ठीक है, और उसका एंगल भी दिया है, ये अल्फा भी दिया है। अभी हमें यहाँ पे पूछते हैं कि इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो बताओ। मतलब इस 5 न्यूटन जो फोर्स 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है ना, उसका एक्स एक्सिस के अलोंग इफेक्ट कितना होगा और वाई एक्सिस के अलोंग उसका इफेक्ट कितना होगा। या दूसरी तरीके से, दो तीन अलग अलग तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा सिंपल है कि अगर इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस वन वेक्टर, अगर तुम दो वेक्टर ड्रॉ करते हो, एक इधर और एक इधर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताओ। ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ लेकर जाता हूँ। जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको साइड में यहाँ पे लगा देते हैं। हमारी ये स्टोर रूम है। ठीक है, स्टार्ट करें, पहले कॉन्सेप्ट समझा दूँ फिर हम यहाँ पे आते हैं। तो हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ही तोड़ते हैं इसे। ठीक है, पहले मैं तोड़ लूँ फिर बात करूँ कैसे तोड़ते हो सर आप। एक वेक्टर क्या करना, यहाँ से निकालो। ठीक है, एक वेक्टर इधर आएगा, इसको कहूँगा कि मैं ये आएगा 5 cos 30 डिग्री, 5 cos 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा ना, वो वर्टिकली ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे इधर ले लेता हूँ इसको, मैदान में आ जाओ थोड़ा। यस, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा 5 sin 30 डिग्री। हमें बहुत सारा कंटेंट मिल गया डिस्कस करने के लिए। पहले तो चीज़, सर आपने ये जो 5 न्यूटन का फोर्स निकाला है, ठीक है, उसका एंगल 30 डिग्री दिया था, ये cos 30 कहाँ से आया, ये sin 30 कहाँ से आया। पहला इसको हमें डील करना पड़ेगा। दूसरी बात हमें ये डील करनी पड़ेगी कि सर आपने एक यहाँ पे और एक ऊपर ही क्यों निकाला, आपको कैसे पता चला कि आप ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते। एक वेक्टर ये जो 5 न्यूटन का आपने ड्रॉ किया था, इसको आपने तोड़ने को कहा। क्या तोड़ने को कहा? इस 5 न्यूटन को आपने तोड़ने को कहा। तो आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते सर, एक इधर ले लो और एक नीचे ले लो। आपने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया इसको?
बराबर है। ऐसा भी तो कर सकते थे सर आप, यहाँ पे इसको एक इधर और एक कंपोनेंट ऐसा, ऐसा क्यों नहीं किया? ये कन्वीनियंट जाता है, परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेना ये कन्वीनियंट जाता है हमें, ठीक है। हम किसी एंगल पे भी ले सकते थे उसके दो कंपोनेंट, लेकिन ये कन्वीनियंट जाता है दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेना, ठीक है। कई बार ये आगे चल के हम जब सीरियसली पढ़ाई करते थे तब ऐसे डाउट आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि सर ये cos 30 कैसे आया ये, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दूं, फिर शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया था ये 5 न्यूटन, यहाँ पे मैं ऐसा प्रूफ लिखता हूँ, प्रूफ कि ये 5 cos और ये 5 sin कैसे आता है, ठीक है। फिर हम शॉर्टकट तरीके से इसको चलेंगे। हमें गिवन सिचुएशन ये थी बच्चों, ये 5 न्यूटन का फोर्स था, हमने कहा ओके, और ये यहाँ पे एंगल दिया था 30 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर दें, क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली देखो वर्टिकली, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। क्या ये बाजू हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें ये चाहिए ना, मतलब 5 cos 30 डिग्री कैसे आया वो देखते हैं। अगर इस ट्रायंगल में मुझे कोई बताए cos 30 डिग्री क्या आएगा, cos 30 डिग्री क्या आएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये आएगा, ये कंपोनेंट ax मान लेते हैं इसको, हम कहेंगे ax अपॉन 5। अरे भैया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, भूल गए क्या? ये 90 डिग्री अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में cos 30 डिग्री क्या होगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट में क्या है, मैंने लिया कि मान लो ax है, या x मान लो उसे, ठीक है, x ही मान लेते, ax क्यों, x मान ले। और हाइपोटेनियस में क्या है, 5। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो x कितना आएगा यहाँ से, 5 cos 30 डिग्री। ओ, इसलिए वहाँ पे 5 cos 30 लिखा है क्या, ठीक है। ये पहली बात। हम देखते हैं अभी कि 5 sin 30 डिग्री क्यों लिया है वो परपेंडिकुलर वाले को। अभी समझ गए होंगे बच्चे, समझदार है, आई होप सो। सर यस बेटा। सर हम हमेशा वो ट्रायंगल फाइंड करने के लिए tan ही लेते हैं ना, तो इस बार cos क्यों लिया? tan लेने से फिर x फाइंड आउट होगा क्या? हमें फिर ये भी बताना पड़ेगा कि ये क्या है, हमें ये भी बताना हाँ। पड़ेगा ये क्या है, ठीक है। तो जो गिवन है, जैसे ट्रायंगल में कोई भी दो साइड गिवन है, तो हम देखते हैं कि अगर ये साइड और ये साइड गिवन है, तो जैसे कि लास्ट फ्यू एग्जांपल्स में हमने tan क्यों लिया था उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। वहाँ पे ये साइड गिवन थी ना बेटा, ये वाली और ये वाली, यस सर। तो tan अल्फा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, हमें ये चाहिए, और गिवन क्या है, हाइपोटेनस। हमने यहाँ से cos 30 निकाला, ठीक, राइट यस सर। राइट। हम प्रूफ कर रहे हैं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम शॉर्टकट मार देंगे आगे चल के, बस इसको फील ले लो थोड़ा सा। ये 5 न्यूटन है, राइट। यही ट्रायंगल से काम चल जाएगा, यही ट्रायंगल से काम चल जाएगा, ठीक है। ये वाली साइड जो है वो इसी के बराबर होगी। अगर मैं यहाँ पे एक साइड निकालता हूँ, मुझे बताओ बेटा, ये और इसके पैरेलल है और सेम मैग्नीट्यूड में मैंने निकाली है, तो अगर मैं इसको y कह दूँ तो ये भी y होगी। यहाँ से मुझे कोई बताए कि sin 30 डिग्री कितना आएगा, उस ट्रायंगल को देखते हुए, इस ट्रायंगल को देखते हुए कोई मुझे बताए sin 30 डिग्री कितना आएगा। क्या वो y अपॉन 5 नहीं आएगा? यस। सो y यहाँ से कितना आएगा, 5 sin 30 डिग्री, ठीक है। मतलब ये कंपोनेंट कितना आएगा, 5 sin 30 डिग्री, ये प्रूव हो गया। ये कंपोनेंट कितना आएगा, 5 cos 30 डिग्री, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये तो ऑफिशियली हमने बता दिया, लेकिन हमेशा हमें इस प्रकार से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। जो एंगल यहाँ पे गिवन है, अगर ये एंगल गिवन है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 5 cos 30, और उसका दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 30। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़े पेशेंस रखते हुए हम इसको कुछ और 2-4 एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, कुछ भी नंबर ले लो, इस बार हम 10 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका लेट से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है 45 डिग्री, राइट। हमने कहा कि फाइंड 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर। हम इसको क्वेश्चन भी बना लेते हैं, फाइंड 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर, ऑफ ए गिवन वेक्टर, ठीक है। तो हमने देखा कि अच्छा ये 10 न्यूटन लिखा है, ओके। हम कुछ 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, उसमें से ये पहला, तो ये वाला जो आएगा ना, ये वाला कंपोनेंट इसका, ये कितना आएगा, 10 cos
45 डिग्री। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो लॉज ऑफ मोशन टॉपिक ना पूरा पानी में चला जाएगा बच्चों। और ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 10 साइन 45 डिग्री। ठीक है, मैं कुछ और एक दो एग्जांपल लेता हूँ, हम फिर डिस्टिंग्विश करेंगे कि अच्छा ओ ऐसा होता है क्या। हम बी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। विल टेक द सेम नंबर 10 न्यूटन, लेकिन इस बार ना मैं ये जो एंगल हैं गिवन है क्वेश्चन में वो वर्टिकल के साथ गिवन है। लेट मी राइट 10 न्यूटन बिलो। यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री का गिवन है। ठीक है, तो हमें इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स करने हैं। तो कंपोनेंट कैसे करेंगे देखते चलो मेरे साथ। मैंने एक यहाँ पे किया, एक कंपोनेंट ये आएगा और एक दूसरा कंपोनेंट ये ऊपर आएगा। एंड इस बार ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो रहेगा 10 cos 45 डिग्री। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने एंगल यहाँ से मेजर किया या एंगल यहाँ से गिवन है हमें वर्टिकल के साथ। सो जहाँ से एंगल गिवन होगा वहाँ से वो कंपोनेंट कॉस कहलाएगा। और ये दूसरा वाला इस बार ये क्या हो जाएगा 10 साइन 45 डिग्री। ठीक है, लेट मी गिव यू 2 more examples, then we can have a good discussion over these 4 questions. So तीसरा, अगर इस प्रकार से गिवन है कोई एक वेक्टर अभी नीचे है, उसका यहाँ से एंगल गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, मतलब बारिश 30 डिग्री एंगल पे गिर रही है। ठीक है, तो बारिश के दो कंपोनेंट बताओ। तो एक कंपोनेंट बेटा सुनो बेटा ये पहला कंपोनेंट इधर को आएगा, दूसरा कंपोनेंट नीचे को आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि सर ने बोला है कि रिजल्टेंट हमेशा दो कंपोनेंट के बीच में होता है। ठीक है, ये कंपोनेंट आएगा 30 cos 30 डिग्री। ये जो नीचे वाला कंपोनेंट आएगा ये आएगा 30 साइन 30 डिग्री। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, तब तक सभी कन्फ्यूजन सभी डाउट्स तुम्हारे रेडी रखना। अगर मैंने लिया यहाँ पे कोई एक एरो, ये 30 न्यूटन यहाँ पे, ठीक है 30 न्यूटन का एरो और 30 डिग्री के एंगल पे था यहाँ। अच्छा, और एक एग्जांपल मेरे पास है कि मान लो कोई एक गिवन वेक्टर है, कोई फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इन दिस डायरेक्शन विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो वेक्टर मान लेते हैं कि स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है, स्पीड इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेलोसिटी गिवन। ठीक है, कोई रॉकेट आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, इतनी छोटी स्पीड से इधर आ रहा है, उसके दो कंपोनेंट चाहिए। तो दो कंपोनेंट कैसे आएंगे बच्चों? क्या वो एक ऊपर, क्या एक इधर आएगा? क्या ये सही होगा? यस नो में आंसर चाहिए। ये गलत होगा, राइट। दूसरा ड्रॉ करते हैं, क्या ये इसके दो कंपोनेंट इस प्रकार से आएंगे क्या? नहीं। तो फटाफोस्टर निकला हीरो, एक कंपोनेंट नीचे और एक कंपोनेंट इधर आएगा, राइट। क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा कैसा आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। ठीक है, पूरे वेक्टर टॉपिक का ये सबसे ज़रूरी, ये सबसे ज़रूरी स्लाइड है, हाउ टू रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, कोई मुझे बताए ये इसको क्या लिखे, ये भाई साहब को क्या लिखे? 2 साइन लिखना होगा या 2 कॉस लिखेंगे? साइन। सो 2 साइन 60 डिग्री लिखेंगे, और ये जो बचा हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड 2 कॉस 60 डिग्री लिखेंगे। हाँ, इसको आगे लिख भी सकते हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये कंपोनेंट आएगा √3। ठीक है, और ये क्या आएगा? 2 × cos 60 1/2, ये कंपोनेंट आएगा 1। सो दिस विल बी 1, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा √3। ठीक है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड के दो कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं? 2 साइन 60 डिग्री विच इज़ नथिंग बट √3 मीटर पर सेकेंड, एंड 2 cos 60 डिग्री डाउनवर्ड दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बोलो कैसा लगा? डाउट्स पूछो जल्दी जल्दी। अगर इंडिविजुअल डाउट नहीं होंगे तो मैं समराइज करूँ इसे। लेट मी समराइज दिस। तो करना क्या होता है, एक वेक्टर गिवन है, उसको दो हिस्सों में बांटना है। दोनों वेक्टर कैसे बांटते हैं हम? परपेंडिकुलर क्यों ही बांटते हैं? क्योंकि वो कन्वीनियंट जाता है सॉल्व करना। आगे चल के हमें इक्वेशंस मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वेशन, उसके लिए हमें कन्वीनियंट होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इसे बांटना। क्यों बांटना होता है? क्योंकि आगे चल के इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। कौन से टॉपिक में सॉल्व करने होते हैं? बहुत सारे टॉपिक में। पहला टॉपिक कौन सा जिसमें सॉल्व करने होते हैं? लॉज ऑफ मोशन। कब आएगा वो? जब काइनेमेटिक्स खत्म होगा, मतलब दूसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, क्या एक ही टॉपिक के लिए लगेगा कि ये नहीं, ढेर सारे। सो पहली चीज बात, यहाँ पे कोई भी एंगल गिवन है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल गिवन था, मैं जिस साइड से वो एंगल मेजर कर रहा हूँ ना, वो वाले कंपोनेंट को लेना कॉस।
और जो दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट साइन लिखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल इस साइड के साथ, इस वर्टिकल के साथ दिया था, तो वो वाला कंपोनेंट लिखेंगे 10 cos 45 डिग्री, और जो दूसरा परपेंडिकुलर उसको लिखेंगे 10 sin 45 डिग्री। यहाँ पे हमने देखा थर्ड एग्जाम्पल में 30 डिग्री का एंगल दिया था 30 न्यूटन के फोर्स के लिए, तो उसके दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक नीचे आएगा। ऐसा ही क्यों आएगा? क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है वो दोनों के बीच में आएगा, ये दो कंपोनेंट के बीच में रिजल्टेंट आना चाहिए, ये कंडीशन है हमारी। तो ये कब आएगा? जब एक कंपोनेंट इधर लोगे और एक कंपोनेंट इधर लोगे। कोई डिफिकल्ट है क्या उसे फाइंड आउट करना कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बीच में आएगा? कॉमन सेंस है वो तो, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये कंपोनेंट आएगा 30 cos 30। अगर ये वाला होता 30 तो इसको लिखते हम 30 cos, हालांकि यहाँ पे ये 30 दिया है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 30 sin 30। लास्ट वाले एग्जांपल में नीचे 30 लिया हमने, तो इसके ये जो दो कंपोनेंट्स हैं वो हमने इस प्रकार से ड्रॉ किए क्योंकि रिजल्टेंट बीच में आना चाहिए। ये भाई साहब हो गए, रिजल्टेंट वेक्टर 2 था, नीचे से एंगल 60 था तो ये होगा 2 sin 60। यहाँ से मेजर किया है वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2 cos 60। तो अप्रोप्रिएट जो sin 60 की वैल्यू वो पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं आगे। यहाँ पे इतना होल एंड सोल पर्पज़ इतना ही था कि हम इसे कंपोनेंट में कैसे बांटेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कुछ फिजिक्स के अंदर आने वाले कुछ सवाल करेंगे? यस नो एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस सर। यस, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। कुछ अच्छे एग्जाम्पल करते हैं, मतलब ये बुरे एग्जाम्पल के थे क्या सर? नहीं, ये बेसिक एग्जाम्पल्स थे। एग्जाम्पल कि कोई टेबल है, टेबल को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे ताकि दिखाई पड़े, बीच में लाते हैं। इसके ऊपर ना एक मास रखा है, पत्थर रखा है, ब्रिक रखी है, वीट ठेवली है याच्यावर, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो इसका वेट है नीचे लगेगा mg, ग्रेविटी नीचे खींचती है ना, तो इस ब्लॉक के ऊपर mg फोर्स लगेगा और तरह तरह के फोर्स लगेंगे। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग मान लेते हैं कि mg फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है तुम लोगों को क्या बताना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो mg है ना, इस mg का ये लाइन के साथ एंगल दिया है 30 डिग्री का, ठीक है। इस mg को हमें दो परपेंडिकुलर हिस्सों में बांटना है, ठीक है। एक उसका कंपोनेंट इधर आएगा तो दूसरा किधर आएगा बच्चों? क्या वो इधर आएगा क्या दूसरा कंपोनेंट? नहीं, अच्छा, तो दूसरा कंपोनेंट इसका कहाँ आएगा? नीचे, इधर आएगा, राइट। मैं इसे सेपरेटली यहाँ दिखाता हूँ। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें दिया गया है mg नीचे आएगा, मतलब mg फोर्स लग रहा है। वो कैसे क्यों लग रहा है वो टॉपिक में देख लेंगे, अभी के लिए पकड़ लो कि हाँ कुछ mg फोर्स लग रहा है नीचे, कुछ लिखा है mg फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको इस एरो से दिखाया जो इस लाइन के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री। मुझे इसके दो हिस्सों में बांटना है, इस mg को दो हिस्सों में बांटना है। अगर मैं कहूँ कि एक ये कंपोनेंट होगा उसका, तो ये कंपोनेंट कितना होगा बच्चों? आई शुड राइट mg cos 30 डिग्री, ठीक है। अभी दूसरा कंपोनेंट कैसा लेना है मुझे? इसके परपेंडिकुलर लेना है, तो परपेंडिकुलर तो लेंगे क्या, इधर लेंगे क्या? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रिजल्टेंट कहाँ उन दोनों के बीच में आएगा, रिजल्टेंट इधर होता तो हम यहाँ पे ऊपर दिखाते। तो इन दिस सिचुएशन मैं ये कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और मेक श्योर कि mg बीच में आना चाहिए। तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगा? यहाँ नीचे की तरफ। तो ये जो दूसरा कंपोनेंट है बच्चों वो इधर आएगा, वो क्या होगा? mg sin 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे लिए? मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है, ठीक है। एक बढ़िया सा एक एग्जांपल हमने किया, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं और एक फील लेने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। सो हमारे पास है एक तार, स्ट्रिंग, रस्सी, ठीक है, वो ऐसे लटकी हुई है और नीचे एक छोटा सा बॉल लटका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री दिया है,
एक्चुअल सिचुएशन जो हम डील करेंगे लॉज ऑफ मोशन इस टॉपिक के अंदर, जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का। अच्छा, यहाँ पे ना एक फोर्स लगता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। वो कैसे लगता है, क्यों लगता है, वो गौण बात है, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वो उस टॉपिक में हम देखेंगे। लेट मी ड्रॉ वाइट कलर, राइट, कि ये जो टेंशन है, टेंशन टी यहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लगता है टेंशन टी, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से हटा के एक वेक्टर टी बना दिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, जब ये मास एम जी नीचे लगेगा ना, मास, इस रस्सी को एक टेंशन क्रिएट होगा, इस मास के कारण इस रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा। दैट टेंशन का डायरेक्शन इधर होता है, बाहर की तरफ। वो उधर की तरफ ही क्यों होता है, वो टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, मुझे इस टेंशन टी जो फोर्स है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी, उसको मैंने एरो से दिखाया, क्योंकि वो यहाँ लग रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक एरो यहाँ से सेपरेट दिखाया, ठीक है। सी हाउ ब्यूटीफुल दैट एरो इट इज़। इसके दो कंपोनेंट्स मुझे लेने, तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या आएंगे। अगर किसी ने मुझे बोला कि इसके दो हिस्सों में बांटो, एक इधर लेट से, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये टी कॉस 30 होगा या टी साइन 30 होगा, ये कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल डायग्राम में चलते बच्चे, मुझे तुरंत बताएंगे अभी, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये इसके लिए पैरेलल है, ठीक। तो ये एंगल कितना होगा, हाउ मच विल बी दिस एंगल, 60 alternate into 60 हाँ बस बच्चों ने बोल दिया, 60 डिग्री होगा ये एंगल, राइट। तो मुझे एंगल मिल गया। तो यहाँ पे देखोगे तो इसी के लिए तो चल रहा था ना, तो ये एंगल कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। तो टी को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, सो लेट मी ड्रॉ 60 डिग्री, ये टेंशन टी था, ठीक है। सो एक्चुअल सिचुएशन में से हमने एक फोर्स देखा जिसका नाम था टेंशन टी। वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, क्यों लग रहा था पता नहीं, लेकिन समझते हैं हम कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेट्स से। उसको हमें दो हिस्सों में बांटना था। क्यों बांटना था, आगे चल के कुछ इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है रिजॉल्व करना, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको दो हिस्सों में बांटोगे तो एक वो मिडल में आना चाहिए। अगर ये मिडल में आना चाहिए और दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करने, तो वो इस प्रकार ही दिखेंगे, राइट। दूसरी ज़रूरी चीज़ थी कि एंगल पता हो, एटलीस्ट ये एंगल तो गिवन होना चाहिए या ये एंगल। एक्चुअल क्वेश्चन में गए, एक्चुअल क्वेश्चन में हमने कहा यार ये एंगल गिवन था, वो देखेंगे कहाँ, यहाँ से। हमने कहा कि यहाँ से देखो एक बार, अगर एक वर्टिकल लाइन खींचते हो तो ये अल्टरनेट एंगल बनेगा। देखो, किसी को अल्टरनेट एंगल नहीं समझ रहा है, देखो एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, उनको जोड़ने वाली एक ट्रांसवर्स होती है। तो ये अगर 60 है तो ये वर्टिकली अपोजिट नहीं, अल्टरनेट कहेंगे इसे। तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी 60 होगा। देखना कहीं पे ऐसा एन शेप दिख रहा है क्या, ऐसा एन या कोई जेड कहेगा इसे, तो समझ लेना कि ये 60 है तो ये अपोजिट वाला भी 60 होगा। खैर, हमारी गाड़ी आ गई है। बताओ ये कितना होगा फिर, इसको क्या क्या लिखे इस कंपोनेंट को, टी साइन या टी कॉस, cos 60 cos टी कॉस 60। सर साइन नहीं लिखना वहाँ पे, कॉस ही लिखना। क्यों, क्योंकि वहाँ से हमने एंगल मेजर किया है। और ये वाला हो जाएगा टी साइन 60 डिग्री। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम कंपोनेंट करते हैं, राइट। ये हुई बात कंपोनेंट की। याद रखोगे, अभी भूलोगे नहीं कंपोनेंट, जब तक लॉज ऑफ मोशन नहीं आएगा तब तक इसे पकड़ के रखना। सिंपल है, तो कुछ तो नहीं करना है, बस यार दो हिस्सों में बांटना है, जहाँ पे एंगल गिवन है उसको कॉस बता दो और दूसरे परपेंडिकुलर वाले को साइन दे दो, राइट। समरी कर दे, इसको हटा दे, इसको अभी चले आगे। अभी इसके बाहर निकलते हैं, फ्रेश हवा में हम जानने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। एडिशन देखा, रिजॉल्व करना देखा हमने वेक्टर्स को। अभी हम जानते हैं कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो हम हेडिंग दे देते हैं बच्चों, ध्यान दो, अभी यहाँ पे थोड़ा ही टाइम बाकी है, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग दे दूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के ना, मैंने पहले ही बताया था, दो रास्ते रहते हैं, ठीक है। एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो लाइक स्केलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना कुछ एक झाड़ बनाते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं। दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। मल्टीप्लिकेशन का अल्टरनेट नाम क्या है, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन को दूसरी भाषा में सिनोनिमस क्या है उसका, प्रोडक्ट, ठीक है।
तो ये दो प्रकार का होता है मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर में। पहले एक लाइन लिख लूँ, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्या, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन बाय टू वेज, ठीक है, माई वे और नो वे। दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या इसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट नाम पकड़ लो, ज़्यादातर हम डॉट प्रोडक्ट नाम से पुकारेंगे इसे, ठीक है। होता क्या है समझेंगे, अभी पहले लिख लेते हैं। और दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको दूसरे नाम से हम पुकारते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये नाम पकड़ लो, ये ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। ये क्या मामला है भाई, हम तो मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, 3 इंटू 5 करते हैं, ये 15 कर देते हैं। अगर कोई कहेगा 2 इंटू 4 करो, हम 8 कह देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में दो प्रकार कैसे हैं, वेक्टर के अंदर होते हैं, ठीक है। वेक्टर को डायरेक्शन होता है ना, जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, उस क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर एडिशन थोड़ी देर पहले हमने देखा, उसके लिए वो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और कंपोनेंट का फॉर्मूला। अभी हम उसका मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, एडिशन देख लिया, अभी मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल नंबर है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। नंबर क्या होता है, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। 5 क्या है, नंबर है। 3 क्या है, नंबर है। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा, कोई झंझट का काम नहीं है। लेकिन जब दो वेक्टर्स आते हैं, कि मान लो, अगर मैंने मान लिया कि दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर है, एक एग्जांपल से हम समझाता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसके नीचे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ताकि समझ हमारी तुरंत इंस्टेंटली बढ़ेगी, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का एक एग्जांपल होता है वर्क डन। डेमो लेक्चर में भी मैंने यही एग्जांपल लिया था, इफ़ यू रिमेंबर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन का? बाबू समझो इशारे, कोई मुझे बताए वर्क डन का फॉर्मूला। हेलो जनता, जनता जानना चाहती है वर्क डन का फॉर्मूला। कोई भी नहीं जिसको वर्क डन पता है? श्रेया को पता है। श्रेया वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा? मैं अगर बोलूँ फोर्स, तुम आगे कंप्लीट करोगे तो क्या बोलोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जय माता दी बच्चों, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू, नथिंग टू वरी। पता नहीं तो अभी पता हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर ये नंबर फॉर्म में है कि मैंने कहा कि फोर्स है 3 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का 2 मीटर, मतलब ये कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉडी यहाँ से यहाँ 2 मीटर मूव होकर आ गई, क्योंकि मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया। तो मैंने कितना काम किया? तो हम कहते हैं वर्क डन। तो मैं किया था ये फोर्स टॉपिक में, क्लास 9 में, कक्षा 9 में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फोर्स कितना है 3 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2। आंसर कितना आया? 6 जूल। बड़ा सिंपल है। इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट पेज पे लेकर जाते हैं। यहाँ से हमने इसको कट किया, एक पेज ऐड करना पड़ेगा। All right, so let's take this example to the next page। यहाँ पे हेडिंग इसको दे देते हैं, यहाँ पे हम सेपरेटली। कौन सा हेडिंग दे रहा हूँ मैं यहाँ पे? सबसे पहले हम जानते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। ध्यान दो अभी, चलो डॉट प्रोडक्ट। सो वर्क डन के अंदर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा गिवन है, सिचुएशन भी यहाँ पे ड्रॉ की गई है। 3 इंटू 2 किया हमने 6 न्यूटन। लेकिन
कई बार अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, उनको अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन दिया है या वेक्टर फॉर्म में इन दोनों क्वांटिटीज़ को दिया गया है, मान लो इन अनदर एग्जांपल किसी दूसरी दुनिया में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ना वेक्टर फॉर्म में लिखा है कि लेट से फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप, और डिस्प्लेसमेंट जिसको मैंने d से दिखाया है, अभी इनके ऊपर धनुष्य बाण लगा देंगे क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। डिस्प्लेसमेंट विच इज़ आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, उसको लिखा है i कैप प्लस 8j कैप। मैंने कहा कि वर्क डन बताओ, तो हमें दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हमें रूल्स नहीं पता है। रूल्स क्या कहते हैं वो हमें सीखना है। वर्क डन का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में कोई क्वांटिटीज गिवन हो और उनको मल्टीप्लाई करने को बोला है तो उसके रूल्स हमें लगेंगे, तो वो रूल हमें सीखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक दो चीज़ हम पहले समझते हैं, रूल तो सिखाऊंगा ही ऑब्वियसली। यहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बेटा। स्केलर बच्चे सो क्वांटिटी। तो नहीं गए क्लास में? बच्चे सो गए क्लास में? तुम लोग सभी लोग नींद आ रही है? नो सर। मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की? मैं चेक कर लूँ मेरे माइक में मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। कोई ऐसा वो स्माइली या थम से मुझे बताओ तो, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना तुम लोगों को? हाँ Yes, यस, sir. ठीक है। फिर फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, राइट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर स्केलर भी आ सकता है, ये उसका उदाहरण वर्क डन, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम डॉट प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डॉट वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, और एक एग्जांपल लेते हैं। रूल्स हम देखेंगे बच्चों, पहले हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली क्या अंदर चीज़ें कॉन्सेप्चुअली छुपी हुई हैं। दूसरा कौन सा टाइप है मल्टीप्लिकेशन का? यहाँ पे हमने देखा दैट इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये दरवाज़ा है, दरवाजे का एग्जांपल दिया था ना हमने डेमो क्लास में भी, राइट। यहाँ पे दरवाजे का ये हैंडल है, इसको मैं खींचना चाहता हूँ विद अ फोर्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये दरवाजे से, ये जो इसके हिंजे से जहाँ से दरवाज़ा घूमता है वहाँ पे उसको जो होते हैं 3 पट्टियाँ, उसको हिंजेस कहते हैं, ठीक है। तुम्हारे लैपटॉप को भी होते हैं, जहाँ से ओपन और क्लोज होता है ना लैपटॉप का लीड, हिंजेस कहते हैं उसे। तो दरवाजे को खोल रहा हूँ, ये फोर्स, और यहाँ पे जहाँ से मैंने फोर्स लगाया वहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो गिवन है, लेट से r, ठीक है। एरो दिखा देता हूँ और उसको कहेंगे लेट से कि वो कोई नंबर ले लेते 3i कैप प्लस 7j कैप। तो हमें पूछा है कि टॉर्क कितना होगा। टॉर्क, जब हम दरवाज़ा ओपन करते हैं पहले समझ लो कि टॉर्क का मतलब क्या है। टॉर्क का मतलब ये होता है कि दरवाजे को खोलने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं और दरवाज़ा जो घूमता है तो कितना ईजिली दरवाज़ा घूमेगा, उसको एक क्वांटिटी से हम दर्शाते हैं जिसका नाम होता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये लिखेंगे हम r क्रॉस f, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली हमें, मानस है क्या? आवाज़ आ रही है बेटा? मानस सब लोगों को आ रही है ना आवाज़? यस। r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दरवाजे से, ठीक है। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, दैट इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। वो कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझाने की क्या कोशिश है, पता चलेगा अभी। देखो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी। और जो टॉर्क है, जो आंसर आ रहा है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो तब हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं या मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं? क्रॉस।
ध्यान देना, यहाँ पे मैंने टिम्ब दिया है, डॉट दिया है, यहाँ पे मैंने क्रॉस लिखा है। डॉट प्रोडक्ट मतलब दो मल्टीप्लिकेशन के बीच में मैंने डॉट का साइन दिया। ये कब यूज़ करना है डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जब कब यूज़ करेंगे, जब दो वेक्टर का आंसर स्केलर आए तब हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और दो वेक्टर का आंसर वेक्टर ही आए, जैसे कि ये एग्जांपल से हमने देखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाई करके टॉर्क का आंसर आता है, विच इज़ अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का आंसर अगर वेक्टर आता है तो हम यहाँ पे क्रॉस का सिंबल देखते हैं, और ये सिंबल को सॉल्व करने के रूल्स अलग हैं, इस सिंबल को सॉल्व करने के रूल्स अलग हैं। मतलब डॉट प्रोडक्ट के कुछ अलग रूल्स होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स अलग होंगे। अब हम इसको ना कल देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व हम कल करेंगे। अभी तो हमने इसको इनिशिएट कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा मल्टीप्लिकेशन होता है। वी नीड नॉट टू वरी कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि दो वेक्टर का आंसर स्केलर है या वेक्टर है। वो सफिशेंटली कुछ बकेट ऑफ क्वांटिटीज़ होती है थ्रू आउट आवर सिलेबस, जो सिखाते सिखाते हम बोलते हैं कि ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, तो हमें पता होता ही है कि ये स्केलर है ये वेक्टर है। तो यहाँ पे डॉट लगाना है या क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कल के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करना है और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही।